ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और ये एक पार्टिकल है जिसका मास m2 है। ओके, तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन r है और मुझसे पूछा गया है कि m1 मास पे m2 मास के कारण कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो उसको मैंने नाम दिया है F12, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। तो मैं उसको लिख रहा हूं G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ऐसे ही F21 उसको मैं लिख रहा हूं G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों दोनों इक्वल हैं और यहां पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग माइनस साइन। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि ये इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से वैलिड है। थोड़ा सा मैं वेक्टर के बारे में बता देता हूं। सपोज करें कि मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, और ज्वाइन करने से एक वेक्टर बनाता हूं इस तरफ जिसका नाम है R12 वेक्टर। तो R12 1 से 2 की तरफ है। ये कुछ ऐसे हो गया जैसे कि ये A है, ये B है। ओके, तो मेरा ए बी वेक्टर A से B की तरफ है। ओके, तो अब थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन है तो ये OA हो गया, OA है ना, OA वेक्टर, दिस इज OA वेक्टर एंड दिस इज OB वेक्टर। ओके, तो वेक्टर एडिशन तो मैंने आपको सिखाया है, तो हम कहेंगे कि OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। ठीक है, तो AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ठीक है, ये हुआ। अब यहीं पे जरा समझते हैं ये R1 R2 के लिए। देखिएगा, मान लीजिए ये है M1 और ये है M2, ठीक है, और ये है R1 वेक्टर और ये है R2 वेक्टर। ठीक है, तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं तो ये मेरा R12 वेक्टर। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि R12 वेक्टर R1 वेक्टर में अगर मैं R12 वेक्टर ऐड करूं तो R2 वेक्टर आएगा ना बच्चों। तो यहां से R12 वेक्टर आ गया मेरा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, तो उम्मीद है आप यहां पे समझे। अब सुनिए, मैं चाहता था कि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी आपको समझाऊं। ठीक, तो देखो अगर मुझे F12 चाहिए है ना, मान लो मुझे F21 चाहिए, F21 किस तरफ लगेगा, तो बच्चों मैं लाल कलर से दिखाता हूं। देखो ये हुआ F21। ओके, F21 ओके, और ये हुआ हमारा F12। जैसा कि मैं आपको सिखाई चुका हूं कि F12 का मतलब है फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, F21 का मतलब है फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। ओके, तो अब देखिएगा अगर मैं F12 लिखना चाहूं वेक्टर फॉर्म में तो मैं यहां पे R12 कैप लिखूंगा ना बच्चों। ओके, और अगर मैं F21 लिखना चाहूं तो F21 लिखने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा R21 कैप। ओके, समझे। तो क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी क्या कहते हैं, हम लोगों को R12 और R21 नहीं लेने, मैं इस फॉर्म में लाना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या मैं ला सकता हूं, तो आंसर इज यस, आई कैन ब्रिंग, ये मैं ला सकता हूं। तो देखो समझाता हूं मैं, नोटिस करते रहना, समझते रहना बच्चों। ठीक है, जगह नहीं है तो मैं ये रब कर रहा हूं। ओके, देखो ये चीज मैं यूज करने वाला हूं। ओके, असल में R12 वेक्टर हो, R12 वेक्टर हो या फिर R21 वेक्टर हो, तो दोनों हैं तो इक्वल एंड अपोजिट। पर अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और वो R है। ओके, जो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, समझे बच्चों। तो अगर मैं F12 वेक्टर को ऐसे लिख दूं, F12 को, या चलो F21, जब मैंने लिख ही दिया F21, तो F21 को मैं ऐसे लिख दूं
कि G स्मॉल m1 स्मॉल m2 बाई R21 वेक्टर मॉड का स्क्वायर इंटू R21 कैप। तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो मैंने ना ऐसे लिख दिया F21 इज इक्वल टू ओके G m1 m2 बाई R12 वेक्टर मॉड का स्क्वायर इंटू R12 कैप। चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आप 21 में यहाँ पे 21 था तो 12 कैसे कर सकते हो? अगर आप माइनस लगा दो तो चलेगा। ओके, समझे? अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। F21 कैप इज इक्वल टू माइनस G m1 m2 बाई R12 वेक्टर मॉड का क्यूब, ओके, इंटू R12 वेक्टर। अब आप कहेंगे सर ये क्यूब कर दिया आपने, गलत कर दिया। नहीं, मैंने सही किया है, क्योंकि यहाँ पे कैप था, मैंने कैप हटा के वेक्टर बनाया। तो जब मैं कैप को हटाऊंगा यूनिट वेक्टर नहीं रहेगा ना फिर वो, तो यूनिट वेक्टर होता है R12 वेक्टर अपॉन में R12 मॉड। देखिए R12 कैप क्या होता है? R12 कैप होता है R12 वेक्टर अपॉन में R12 मॉड। तो एक मॉड नीचे जाएगा तो दो पावर पहले से थी, 3 हो गई पावर। अभी अभी मैंने ये आपको सिखाया हुआ ना ये वाली चीज। तो मैं यहाँ पे अगर इसको लिखता हूं तो ये 21 कैप बन जाता है माइनस का G m1 m2 बाई R2 माइनस R1 वेक्टर मॉड का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। अब आप कहेंगे सर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया? असल में बात ऐसी है बच्चों कि एनसीईआरटी ने R12 का जो मतलब कन्वेंशन लिया है वो मेरे कन्वेंशन से डिफरेंट है, पर R समझे ना, पर फाइनल आंसर उनका भी यही आता है, मेरा भी यही आता है। क्लियर? तो इसलिए बेस्ट है आप यही वाला याद करो, यही वाला लिखो, समझे? मतलब F21 इज इक्वल टू G m1 m2 बाई R2 माइनस R1, मतलब 2 1 2 माइनस 1, बस ये है। तो सिंपल बात है कि अगर आपको F12 चाहिए, क्या चाहिए? F12, तो F12 कैसे लिखेंगे? बस 2 की जगह 1, 1 की जगह 2। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का G m1 m2 बाई R1 माइनस R2 वेक्टर मॉड का क्यूब इंटू में R1 माइनस R2। ओके, अब आप कहेंगे सर ये माइनस की क्या जरूरत थी, एक खामखा माइनस लिखना पड़ रहा है? तो बच्चों मैं कहूंगा तुम्हें कि ये ना एक्चुअली स्टैंडर्ड है, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है कि दे शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। ओके, हालांकि फर्क कुछ पड़ता नहीं है, अगर मैं ये माइनस हटा दूं तो यहाँ 1 माइनस 2 कर दूंगा, 1 माइनस 2 कर दूंगा, ये 2 1 ही रहेगा, तो रहेगा वो ठीक ही, बट एक स्टैंडर्ड होता है मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो असल में जो टॉपिक मैं बताने जा रहा था आपको, ये तो वेक्टर आ गया। अब असली मुद्दे की जो हम बात कर रहे थे वो ये है, देखो ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है बच्चों? तो दो पार्टिकल्स पे अगर मैं न्यूटन्स लॉ लगा रहा हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो जो मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं वो बिल्कुल एकदम शानदार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें। ठीक है, और अब सुनिए, सपोज करो कि ये एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, ठीक है, और इसमें पूरे में मास भरा हुआ है, इट्स ए सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। अब इसकी कुछ रेडियस है खुद की, मान लीजिए इसकी खुद की रेडियस है r, बड़ा R, ठीक है। यहां इसका खुद का मास है, तो मास है कैपिटल M। ओके, अब यहां पर हमारे पास एक पार्टिकल है P, ये डिस्टेंस है R, तो हमें फोर्स चाहिए पार्टिकल पे, फोर्स ऑन द पार्टिकल P, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल P, तो वो मैं F बोल देता हूं, तो वो आ जाएगा G कैपिटल M। अब इस पार्टिकल का मास मान लीजिए स्मॉल m है, स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सेम ही है, यस ऑफ कोर्स सेम है। तो यानी अगर हमारे पास एक स्फेयर है और एक पार्टिकल है तो हम न्यूटन लॉ बहुत मजे से लगा सकते हैं, बशर्ते ये सॉलिड स्फेयर होना चाहिए और इसमें जो मास डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सॉलिड स्फेयर विद यूनिफॉर्म मास डेंसिटी।
अगर मास डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं भी है पर वो रेडियस का फंक्शन है तो भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है। कुछ समझे बच्चों? बस आप सिंपल शब्दों में समझ जाइए कि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। अब सुनिए, सपोज करो कि ये एक स्फेयर है जिसकी रेडियस है a और ये दूसरा स्फेयर है जिसकी रेडियस है b और इसका मास है m1, इसका मास है m2 और दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है r। ओके, तो m1 m2 पे फोर्स लगाएगा और m2 m1 पे। मान लो ये फोर्स लग गया आपके 2 पे F21 और ये लग गया 1 पे F12। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम ग्रेविटेशन लॉ से ये F12 और F21 निकाल सकते हैं? तो जवाब है यस, ऑफ कोर्स, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F12 इज ऑल्सो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर तो इसका मतलब तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। दो पार्टिकल पे आप लगा सकते हो, एक सॉलिड स्फेयर और एक पार्टिकल पे लगा सकते हो। अगर ये सॉलिड स्फेयर ना होके शेल होता तब भी लगा सकते हो। अगर ये दो सॉलिड स्फेयर हैं तब लगा सकते हैं, अगर ये दो शेल हैं तो लगा सकते हैं। मतलब स्फेरिकल सिमेट्री रहनी चाहिए। अब इसी में मैं एक चीज कह रहा था आपसे कि अगर रो इसमें दिया होता, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस आर अपॉन आर, या फिर रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ओके, या फिर रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ओके। तो इस टाइप से मतलब फंक्शन होता डिस्टेंस का अंदर अंदर के लिए, ओके, तो भी हम अप्लाई कर सकते थे। मतलब डेंसिटी यहां से जाते जाते लगातार बढ़ रही है या लगातार घट रही है, क्लियर? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पे डेंसिटी ज्यादा हो और यहां पे कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेंसिटी जो है वो रेडियली चेंज हो अगर तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि कहां पे नहीं कर सकते, कहां पे नहीं कर सकते? तो मैं बताता हूं कहां पे नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि ये एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर से और यहां पर एक पार्टिकल है। क्यूब का मास कैपिटल एम है और पार्टिकल का मास स्मॉल एम है। तो क्या हम F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं? अगर क्यूब के सेंटर से और पार्टिकल की डिस्टेंस आर हो तो आंसर है नहीं लगा सकते। जैसे कि ये एक डिस्क है और डिस्क के सेंटर से ये एक पार्टिकल है, डिस्क का मास कैपिटल एम है और पार्टिकल से की डिस्टेंस आर है। तो क्या हम F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अगर मान लीजिए एक रॉड है, तो रॉड के सेंटर से, ठीक है ना, ये एक पार्टिकल है, तो सेंटर से, रॉड के सेंटर से ये डिस्टेंस आर है। तो क्या हम F इज इक्वल टू कैपिटल जी, मान लो रॉड का मास कैपिटल एम है, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि ये 6 केसेस हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं, ठीक है। दो सॉलिड स्फेयर एप्लीकेबल, सॉलिड स्फेयर मास m, पार्टिकल एप्लीकेबल, टू पार्टिकल एप्लीकेबल, क्यूब मास m नॉट एप्लीकेबल, डिस्क मास m नॉट एप्लीकेबल, रॉड मास m नॉट एप्लीकेबल। कुछ एक्स्ट्रा बताता हूं, अगर ये डिस्क होती ना, मतलब डिस्क है ये, या फिर अगर ये रिंग हो तो भी नॉट एप्लीकेबल। तो डिस्क या रिंग नॉट एप्लीकेबल, सॉलिड स्फेयर या फिर हॉलो स्फेयर एप्लीकेबल, ठीक। तो बच्चों अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि ऐसा क्यों, तो मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको कि असल में न्यूटन ने जो लॉ दिया था वो पार्टिकल के लिए ही था। अब ये जो सॉलिड स्फेयर है ये बना तो पार्टिकल का ही है, तो हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन की मदद से इस पार्टिकल पे फोर्स निकालेंगे। पर इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आया वो एग्जैक्टली वैसा ही आ गया कि जैसा सारा मास हम सेंटर पे मान सकते हैं, पर स्फेयर के लिए, डिस्क के लिए नहीं, क्यूब के लिए नहीं, रॉड के लिए नहीं, दो स्फेयर के लिए भी आ जाएगा। तो सिर्फ स्फेयर, स्फेयर एक ऐसी चीज आई जिसके लिए हम सारा मास सेंटर पे मान सकते हैं, क्यूब के लिए नहीं, रिंग डिस्क के लिए नहीं, रॉड के लिए नहीं, ओके। तो बच्चों अब आप कहेंगे कि सर अगर मान लीजिए ये वाला केस हमें करना है, हालांकि हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें ये केस करना है, थोड़ा सिंपल है ये, तो फिर कैसे करेंगे? तो मैं आपको समझाता हूं बच्चों कैसे करेंगे, ठीक है, देखिए। तो आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या है, हमारे पास एक रॉड है, सपोज वी हैव अ रॉड। इस रॉड की लेंथ L है, ओके, L इज द लेंथ ऑफ द रॉड। रॉड के सेंटर से और d डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, तो सेंटर से डिस्टेंस है d, ओके। या तो सेंटर से या तो एक एंड से, चलो एक एंड से ले लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा आंसर लिखना। मान लो ये d है, ओके, तो अब सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी d प्लस एल बाई टू। तो अगर तुम ये फोर्स का फॉर्मूला लिख दो, G कैपिटल M स्मॉल m बाई d प्लस एल बाई टू का स्क्वायर, तो ये आंसर गलत होगा, ओके। तो मैं तुम्हें सिखाता हूं कि सही आंसर क्या है, कैसे निकलता है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं, ओके ओके। तो सुनिएगा, थोड़ा इंटीग्रेशन लगेगा लेकिन वो हम कर सकते हैं, इतना मुश्किल है नहीं। देखो सपोज करें बच्चों कि हम यहाँ पे एक पार्टिकल लेते हैं, पार्टिकल या फिर एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट। इस एलिमेंट की डिस्टेंस x है और इस एलिमेंट की लेंथ dx है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड आउट मास ऑफ एलिमेंट। अब इस रॉड का मास m है, mass is capital M. So what is mass of element? Mass of element. तो ये क्या होगा ना, m अपॉन l इंटू डी एक्स होगा। तो आप पूछेंगे कैसे होगा, तो जवाब है बच्चों कि यूनिटरी मेथड से होगा, और यूनिटरी मेथड ये कहता है कि टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इंटू डी एक्स, ओके ओके बच्चों। तो अब देखो आगे की कहानी ये है कि हम इस एलिमेंट के चलते पार्टिकल पे फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू एलिमेंट, ओके, एलिमेंट के चलते। एलिमेंट के मास को मैंने dm नाम दे दिया, कैपिटल M। तो क्या हुआ, फोर्स ये हुआ बच्चों dF, विच इज G dm इंटू स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। तो dm की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये df हो गया हमारा G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई L इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब सोचो, इसमें स्मॉल m वेरिएबल है, नो। कैपिटल M वेरिएबल है, नो। कैपिटल G वेरिएबल है, नो। कैपिटल L वेरिएबल है, नो। x ही वेरिएबल है बस। और अब अगर हमें f निकालना हो तो हम जो वेरिएबल नहीं है उनको अलग लिख लेते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर हम उन्हीं चीजों को रखते हैं जो वेरिएबल हैं, और वेरिएबल तो सिर्फ x ही है, ठीक। अब प्रॉब्लम आती है लिमिट की, लिमिट कहां से कहां तक लें। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि हम रॉड का फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रॉड जो हमारी है वो उसका एक एंड d डिस्टेंस पे है और दूसरा एंड आगे बढ़ते 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 लास्ट में d प्लस एल तक चला जाता है। तो हमारी लिमिट होगी d से लेके d प्लस एल तक, ओके बच्चा। तो क्या आंसर आएगा देखिएगा जरा, G कैपिटल M स्मॉल m बाई L इंटू माइनस 1 बाई एक्स एंड द लिमिट गोज फ्रॉम d टू d प्लस एल, ओके। तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो ये आ गया हमारा G कैपिटल M स्मॉल m बाई L, और आंसर पड़ जाएगा, एक्चुअली माइनस साइन है तो आप उल्टी लिमिट डाल सकते हैं, तो 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल, ओके। तो जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो d इंटू डी प्लस एल एलसीएम आएगा इसका, तो G कैपिटल M स्मॉल m बाई L d प्लस एल माइनस डी डिवाइडेड बाई d इंटू डी प्लस एल। समझ गए होंगे बच्चों। अब ध्यान से देखो, ये d से ये d कैंसिल हो गया और l से l भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर आएगा उसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, और वो होगा G कैपिटल M स्मॉल m बाई d
इंटू टी प्लस एल। तो ये आंसर आया बच्चों। अब अगर ये देखा जाए, अगर हम तुक्के से मतलब सेंटर पे मान के लगाते तो ये लगाते, तो ये गलत है। आप देख सकते हो दीज टू आर डिफरेंट। ओके, सो इट वाज ए वेरी गुड क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ आया है।